चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कितनी प्रकार की रिट्स हैं ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम लोगों का क्वेश्चन है जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड ऑफ रेट्स विच कैन बी इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट। इज देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिस्कस। और भी कुछ चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव बीन प्रोवाइडेड मैनी पावर विच हैव बीन एक्सरसाइज्ड टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल। सुप्रीम कोर्ट के पास में और हाई कोर्ट के पास में बहुत सारी पावर है जिसके द्वारा वो लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, न्याय देते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल और पावर विच इज कोर्ट हैव प्रोवाइडेड विद बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पावर टू इशू रिट्स। उनमें से एक पावर है रिट्स की। ए रिट्स मीन ए कमांड of the court to another person or authority by which such person or authority have to act or abstain from acting in certain way. Thus writs are very essential part of the judicial power of the court. जो writs का मतलब होता है कमांड ऑफ द कोर्ट की, कोर्ट की जो निर्देश हैं वो होता है, और ये किसी पर्टिकुलर इंसान को या अथॉरिटी को या उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करती हैं ये रिट्स। रिट ऑफ द रिट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का संविधान है उनमें रिट्स दी गई है। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रोवाइडेड द सुप्रीम कोर्ट with the power of issue the writ under the article 32 of the constitution. इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में है सुप्रीम कोर्ट के पास में आर्टिकल 32 के अंडर पावर आती है रिट इशू करने की। अंडर आर्टिकल 32 व्हेन एनी फंडामेंटल राइट ऑफ ए सिटीजन इज वायलेट, जो अंडर आर्टिकल 32 के अंदर अगर किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, दैट पर्सन हैव द राइट टू डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ हिज राइट एंड द कोर्ट कैन इशू अप्रोप्रिएट रिट फॉर एनफोर्सिंग सच राइट। वो पर्सन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अपने राइट को एनफोर्स करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट रिट को इशू करके उसके राइट को एनफोर्स कराती है। द पावर ऑफ इशू रिट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 226। जो पावर ऑफ रिट इशू करने की होती है वो हाई कोर्ट के पास भी होती है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विच सिटीजन कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट ओनली व्हेन द फंडामेंटल राइट इज इनफ्रिंज। अगर किसी का सिटीजन का फंडामेंटल राइट इनफ्रिंज होता है, उसका जो पार्ट 3 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है वो राइट इनफ्रिंज होता है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। एंड द सिटीजन आल्सो हैव द राइट टू अप्रोच टू द हाई कोर्ट फॉर द इशू द रिट इन अदर मैटर इन विच फंडामेंटल राइट आर नॉट वायलेट। और अगर कोई अदर मैटर है तो उन मैटर्स में वो हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है रिट इशू करने के लिए। फॉर एग्जांपल, इन द केस ऑफ श्रीमती इम्तियाज़ बानो वर्सेस महसूद अहमद जाफरी एंड अदर्स, ए मदर हैड फाइल्ड ए रिट पिटिशन फॉर हैबस कॉर्पस अंडर आर्टिकल 226 टू गेट द कस्टडी ऑफ हर 2 चिल्ड्रन। इस केस में क्या हुआ था, इम्तियाज़ बानो वर्सेस महसूद अहमद जाफरी में एक मदर ने पिटीशन फाइल की हैबस कॉर्पस की अंडर आर्टिकल 226 इन फ्रंट ऑफ हाई कोर्ट, बिफोर द हाई कोर्ट, अपने 2 बच्चों की कस्टडी लेने के लिए। द हाई कोर्ट अलाउड टू द पिटीशन एंड द रिट वाज इशू इन हर फेवर। और हाई कोर्ट ने पिटीशन को अलाउ किया और उसके फेवर में रिट इशू कर दी। द स्कोप ऑफ द पावर ऑफ इशू रिट इज वाइडर इन द केस ऑफ हाई कोर्ट एज कम्पेयर टू द सुप्रीम कोर्ट। जो स्कोप होता है पावर का इशू करने का रिट वो हाई कोर्ट का ज़्यादा होता है कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ओनली फंडामेंटल राइट के वोलेशन पे ही रिट इशू कर सकता है। अब टाइप ऑफ रिट हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 5 टाइप ऑफ रिट्स विच कैन बी इशू। यहाँ पे 5 टाइप की रिट्स होती है जो कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम लोग इशू कर सकते हैं, लाइक हेबस कॉर्पस, मैंडमस, सरसरी, क्यू वारंटो एंड प्रोबिशन। ये 5 तरह की रिट्स होती हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो दी गई हैं। हेबस कॉर्पस, द रिट ऑफ हेबस कॉर्पस इज इशू बाय द कोर्ट ऑफ दोज केसेस वेयर ए पर्सन इज illegally detained. Habeas corpus means to have the body and
इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडीज अवेलेबल टू द पर्सन डिटेन। जो हेबस कॉर्पस की जो रिट होती है वो कोर्ट के द्वारा ऐसे केस में इशू की जाती हैं जहाँ पे इनलीगल डिटेन करके रखा गया है किसी को, और जो ये रिट होती है वो बॉडी रिलेटेड होती है, लाइक किसी की बॉडी है तो और उसकी बॉडी को डिटेन करके रखा गया है, तो इन दैट सिनेरियो इस तरह के अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो उसमें ये अच्छा रेमेडी एक है, मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी है, जिसमें वो हेबस कॉर्पस की रिट फाइल कर सकता है। बाय दिस रिट द कोर्ट कमांड टू द पर्सन और अथॉरिटी हु हैज़ डिटेन और डिटेन अनदर पर्सन टू प्रेजेंट सच पर्सन बिफोर द कोर्ट। इस रिट के द्वारा कोर्ट कमांड करती है और निर्देश देती है उस अथॉरिटी या पर्सन को जिसने कि दूसरे पर्सन को डिटेन करके रखा है। एंड द कोर्ट रिक्वायर्ड टू डिटेनिंग पर्सन टू प्रोवाइड द ग्राउंड ऑन विच द पर्सन हैज़ बीन डिटेन्ड, एंड इफ ही फेल टू प्रोवाइड द वैलिड ग्राउंड द पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन विल बी रिलीज बाय द कोर्ट इमीडिएटली। सो कोर्ट जो डिटेन जिसने करके रखा है उस पर्सन को बताना होगा कि किस ग्राउंड पे, किस आधार पे उसने उस पर्सन को डिटेन करके रखा है, और अगर वो जो ग्राउंड है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता, वो बताने में असमर्थ रहता है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट उस पर्सन को तत्काल प्रभाव से रिलीज कर देती है और उसको वो डिटेन करके नहीं रख सकता। ओके, सो रूल ऑफ रिगार्डिंग ऑफ द रिट ऑफ हेबस कॉर्पस, जो रूल हैं हेबस कॉर्पस के रिगार्डिंग वो जो यहाँ पे दिए गए हैं वो है द एप्लीकेंट शुड बी इन कस्टडी ऑफ अनदर। जो एप्लीकेंट है जो रिट फाइल कर रहा है वो किसी दूसरे पर्सन की कस्टडी में होना चाहिए जब ये रिट फाइल कर सकते हैं। यूजली द डिटेन पर्सन एंड हिज फैमिली मेंबर्स आर अलाउड टू फाइल द एप्लीकेशन फॉर द हाबस कॉर्पस, बट द कोर्ट हैज़ आल्सो अलाउ सच एप्लीकेंट बाय द स्ट्रेंजर इफ इट इज़ डन इन पब्लिक इंटरेस्ट। यूजली जो ये हेबस कॉर्पस है वो या तो मेंबर जिसको डिटेन करके रखा है वो खुद फाइल करता है, या फिर उसके फैमिली मेंबर उस पर्सन के बिहाफ पे फाइल करते हैं। इसके अलावा कोई स्ट्रेंजर व्यक्ति भी अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है तो ऐसी रिट वो फाइल कर सकता है। in the manner prescribed for filing this writ is not necessary, so both formal and informal application in respect to the writ is acceptable by the court. ओके, सो जो इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक प्रेस्क्राइब मैनर में ही आप एप्लीकेशन फाइल करें, जो कोर्ट ने बता रखा है, आप किसी भी मैनर में इस रिट को फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए रिट एप्लीकेशन कैन आल्सो फाइल बाय मेड बाय द पोस्ट कार्ड, आप एक पोस्ट कार्ड के द्वारा भी एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इन द केस ऑफ सुशील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, द सुप्रीम कोर्ट हैड एक्सेप्ट द एप्लीकेशन मेड थ्रू ए लेटर बाय ए co-convict a stranger due to the inhuman treatment of prisoners. In this case, the letter was accepted as an application and the writ of habeas corpus was issued. So जो सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस था, एक प्रिजनर ने एक एप्लीकेशन लिखी, उसने एक लेटर लिखा और उस लेटर को सुप्रीम कोर्ट ने एज ए एप्लीकेशन ट्रीट किया और उसके रेस्पेक्ट में उन्होंने एक रिट हेबस कॉर्पस इशू कर दी। Okay, so a person cannot make the application for the writ successively to the different judge of the same court, और जो एप्लीकेंट है वो एक ऐसा नहीं कर सकता कि वो एक ही कोर्ट की सेम अलग अलग जजेस के लिए अलग अलग एप्लीकेशन ले दे। इफ इन एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड बाय वन जज, द सेम एप्लीकेशन कैन नॉट बी मेड टू द अनदर जज टू द सेम कोर्ट इफ इट इज डन सच एज एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। सो यहाँ पे यही बोला है कि एक कोर्ट में अगर एक जज ने फाइल आपकी मतलब पिटीशन या एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी तो आप दूसरी जगह उस सेम कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको रेस जुडिकाटा की वजह से वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दिस रिट इज विल अप्लाई इन द केस ऑफ अरेस्ट मेड बाय द पुलिस व्हेन द all the formalities and procedure which are required to be follow are not follow और ये रिट तब भी फॉलो की जा सकती है अगर पुलिस ने जब अरेस्ट किया है, सो अरेस्ट का जो प्रोसीजर है, जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो फॉलो नहीं की हैं। लाइक अरेस्ट करने से पहले उसको ग्राउंड बताने हैं आपको, और जिसको अरेस्ट करने जा रहे हैं वो आपको उसका मेडिकल कराना है। सो जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, अगर पुलिस ने वो फॉर्मेलिटीज़ नहीं की, सो इन दैट सिनेरियो आप ये रिट फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रिक्वायरमेंट ऑफ द
presenting the arrest person before the magistrate or the officer in charge of the police station. सेक्शन 56 ऑफ द CRPC इसमें दिया गया है. मेंडमस, ये दूसरी टाइप की रिट होती है. मेंडमस, मेंडमस इज द अनदर इम्पोर्टेंट रिट विच इज़ प्रोवाइड फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड की गई दूसरी रिट है. In this writ of mandamus, the superior court ordered to the inferior court to do an act or the abstain from doing an act. This order can also be given to the inferior tribunal, board, corporation or any other type of administrative authority. So mandamus में क्या होता है कि आपकी जो लाइक अपेक्स कोर्ट है वो अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट को ऑर्डर देती है किसी एक्ट को कंप्लाई करने के लिए या किसी एक्ट को रोकने के लिए. सो जो ये ट्रिब्यूनल को वो इस रिट को जारी करके जो अपनी सबॉर्डिनेट कोर्ट है उनको ऑर्डर दे सकती है. mandamus उसमें हम लोग इशू करते हैं. इन इंडिया द सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट, देयरफॉर इट हैज़ द पावर टू इशू द रिट टू द mandamus even against the high court, even though the high court have also been provided with the power to issue such writ under article 226. So a high court can issue the writ under article 226 only, and the inferior court सच एज द ट्रायल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. सो इसमें क्या है कि अपेक्स कोर्ट अपने जो अंडर में हाई कोर्ट है उनको भी मैंडमस रिट इशू कर सकता है, और हाई कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट जो हैं उनको अंडर आर्टिकल 226 जो है मैंडमस रिट इशू कर सकता है. ओके. So the writ is useful for the enforcing the duty which is required to be done by the law or by the office which is a person hold. For example, the judge of the court has duty to follow the principle of natural justice, and if the judge fail to do so, the writ can be issued by the superior court to observe the fulfillment of this duty. So इसमें क्या कहा है कि जो writ है वो enforce की जाती है सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर. अगर कोई लॉ ऑफिसर है या कोई जज है वो अपनी ड्यूटी को जो है वो नहीं कर रहा है और जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, जज उनको फॉलो करने में फेल हो जाता है, तो इन दैट सिनेरियो सुपीरियर कोर्ट उसको ऑब्जर्व करने के बाद आपको जो मैंडमस रिट है वो इशू कर सकता है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द रिट ऑफ मैंडमस इज दैट it can be issued against a private person, and therefore only the state or the people who hold any office which fail the category of a public office can be compelled to do or abstain from doing an act. So जो ये एक्ट है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंडमस ये इशू की जा सकती है प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी, और इसलिए स्टेट और जब जो पीपल है जिन्होंने कोई भी ऑफिस होल्ड किया हुआ है अगर वो फेल होते हैं ये पब्लिक ऑफिस, तो जो सुपीरियर कोर्ट है वो कंपेल कर सकती है अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को दैट पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए. ग्राउंड ऑफ द अमेंडमस. सो अमेंडमस जो रिट है उसके ग्राउंड क्या होते हैं? द पिटिशनर हैव द राइट रिकॉग्नाइज बाय द लॉ. जो पिटिशनर है उसका राइट लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए. द होल पर्पज ऑफ दिस रिट टू एनफोर्स द राइट ऑफ द सिटीजन, बट इफ देयर इज नो राइट विच occurs across to a plaintiff, he cannot approach to the court to issue the writ of mandamus. Like अगर किसी का कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो वो एनफोर्स कराने के लिए किसी भी सिटीजन का वो प्लेंटिफ अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को. और अगर किसी का कोई राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है तो इस सिनेरियो में रिट ऑफ मैंडेमस अप्लाई नहीं होगी. द राइट ऑफ ए पिटिशन हैव बीन इन्फ्रिंज. अगर पिटिशनर का राइट इन्फ्रिंज हुआ है, हैविंग ए राइट डज नॉट ऑटोमेटिकली गिव ग्राउंड टू इशू द रिट, बिकॉज एनी पर्सन विल अप्रोच टू द कोर्ट विदाउट हैविंग एनी कोज ऑफ एक्शन. सो इसमें क्या होगा, अगर आपका कोज ऑफ एक्शन अराइज होता है दस ओनली व्हेन द राइट इज वॉलिड दैट कैन बी इशू बाय द कोर्ट. अगर आपका जो राइट है फंडामेंटल राइट है वो वॉयलेट होता है तो कोर्ट अप्रोच करेगा और आपको मैंडेमस रिट इशू कर देगा इस सिनेरियो में अगर कोर्ट को लगता है. अगर आपका कोई राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है, कोज ऑफ एक्शन नहीं है, तो फिर मैंडेमस इशू नहीं होगा. द पिटिशनर हैज़ डिमांड टू अथॉरिटी टू परफॉर्म देयर ड्यूटी बट देयर हैज़ बीन नॉन परफॉर्मेंस ऑफ सच ड्यूटी. सो जो पिटिशनर है वो डिमांड कर सकता है अथॉरिटी से, जो अथॉरिटी है कि वो अपनी ड्यूटी
फुलफिल करें अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं। ऐसे सिनेरियो में द रिट इज इशू टू द कंपेल टू द अथॉरिटी टू डू एक्ट विच दे आर रिक्वायर्ड टू डू बाय द लॉ और बाय द पोस्ट दे आर होल्डिंग, दस इट इज़ एन इसेंशियल ग्राउंड फॉर द मैंडेमस। सो मैंडेमस का जो एसेंशियल ग्राउंड है ये वो यही है कि जो आपकी ड्यूटी है, लाइक किसी लॉ ऑफिसर की या जज की जो ड्यूटी है, वो अपनी जज अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, वो लॉ ऑफिसर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। सो नॉन परफॉर्मेंस अगर नहीं है तो अपनी परफॉर्मेंस को कराने के लिए मैंडेमस इशू की जा सकती है, यह इसका एक एसेंशियल ग्राउंड है। The last essential ground of mandamus is to absence of an effective alternative remedy which can be restored to by the petitioner to enforce the duty of the authority। and जो last essential ground है mandamus का वो है absence of effective alternative remedy। अगर अल्टरनेटिव रेमेडी का कोई इफेक्टिव अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, सो विच इज़ रिसोर्टेड बाय द पिटिशनर टू एनफोर्स द ड्यूटी ऑफ द अथॉरिटी। सो फिर आपको जो अथॉरिटी है उनको पिटिशनर के राइट को एनफोर्स कराने के लिए हम मैंडेमस इशू करेंगे। द पिटिशनर हैज़ टू शो द कोर्ट दैट ए ड्यूटी इज़ ऑन टू हिम बाय द अथॉरिटी and such authority has to perform their duty. This writ can be issued against the administrative action which are unlawful in nature। so petitioner को आप कोर्ट को ये दिखाना पड़ेगा कि जो authorities हैं उनकी उसके लिए कुछ ड्यूटीज़ हैं जो वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और वो अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो ये रिट इशू करा करके, अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो अनलॉफुल नेचर का एक एक्ट होगा, तो वो फिर इस नेचर के एक्ट को परफॉर्म करा सकते हैं ये रिट इशू करा करके, लाइक रिट ऑफ मैंडेमस इशू करेंगे। द अथॉरिटी हैज़ मैनी ड्यूटीज़, अथॉरिटीज़ की बहुत सारी ड्यूटीज़ होती है, सम ऑफ विच आर मैंडेटरी एंड वाइल सम लेफ्ट एज देयर डिस्क्रेशन टू बी परफॉर्म। सो कुछ ड्यूटी होती हैं जो मैंडेटरी होती हैं और कुछ होती हैं कि उनके डिस्क्रेशन पे हैं, वो उस ड्यूटी को परफॉर्म करें या ना करें, ये उनके विवेक के ऊपर निर्धारित है, वो चाहें तो परफॉर्म करें चाहें तो ना करें। Thus, if an authority does not perform their mandatory duty, the writ of mandamus will be issued by the court। अगर जो मैंडेटरी ड्यूटी है किसी ऑफिसर की वो अपनी ड्यूटी अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो फिर कोर्ट ये आपकी मैंडेमस इशू करेगा। बट इन केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशनरी ड्यूटी, अगर कोई ऐसी ड्यूटी है जो कि उस पर्सन के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करती है, तो फिर इस केस में आपकी द रिट कैन नॉट बी इशू टू द अथॉरिटी, स्टिल हैज़ द एक्ट इज गुड फेथ while डिसाइडिंग whether द डिस्क्रिशनरी ड्यूटी शुड बी परफॉर्म और नॉट। सो ये माना जाएगा कि जो आपके अथॉरिटी हैं वो अपना एक्ट गुड फेथ में परफॉर्म कर रहे हैं और वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करें या ना करें, ये उनके अपने विवेक के ऊपर ही है। When is mandamus is not allowed। so किन सिनेरियो में मैंडेमस अलाउ नहीं होगी, कोर्ट मैंडेमस इशू नहीं करेगा। द रिट ऑफ मैंडेमस इज एन डिस्क्रिशनरी पावर टू द कोर्ट of the court and it is not right which can be performed enforced by the petitioner, therefore in many cases the writ can be refused by the court। बहुत सारे ऐसे सिनेरियो होते हैं, ऐसे केस होते हैं जिनमें कोर्ट अलाउ नहीं करता है मैंडेमस को और कोर्ट रिफ्यूज़ कर देता है, क्योंकि वो लाइक डिस्क्रिशनरी ड्यूटी होती है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है, लाइक जैसे बेल देनी है। अब अगर बेल का मैटर है और नॉन बेलेबल मैटर हैं तो सारे ग्राउंड देखने के बाद में इट्स एंटायरली अप टू द मजिस्ट्रेट और जज कि वो आपको बेल देना या ना दे। तो आप उस सिनेरियो में आप उनको नहीं बोल सकते कि नहीं आपकी ड्यूटी है बेल देना, आप बेल देंगे। अगर बेलेबल मैटर है तो फिर वो डिस्क्रिशन पे नहीं है, वो उनकी ड्यूटी है, उनको बेल देनी पड़ेगी। बट अगर यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर है, नॉन बेलेबल मैटर है और ग्राउंड नहीं है तो वो उनके डिस्क्रिशन पे है, वो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। आप इससे समझ सकते हैं इसके सिनेरियो में हम मैंडेमस इशू नहीं कर सकते। दो द कोर्ट कैन रिफ्यूज़ टू इशू दिस रिट इन द फॉलोइंग। ये केस है जिनमें कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकता है मैंडेमस इशू करने के लिए। वेयर द राइट ऑफ द पिटिशनर हैव लैप्स, कि आपका जो पिटिशनर का जो राइट है वो लैप्स हो रहा है किसी दूसरे राइट्स के साथ में। द ड्यूटी हैज़ ऑलरेडी बीन फुलफिल बाय द अथॉरिटी अगेंस्ट विच सच ए रिट इज सॉट टू बी इशू एंड देयर फॉर इशूइंग द रिट वुड अमाउंट नथिंग इन सच सिचुएशन। लाइक जो अथॉरिटी की ड्यूटी है वो ऑलरेडी फुलफिल कर चुके हैं और ऐसे केस में इशू जो अराइज होगा तो वहाँ पे फिर आप ये रिट नहीं इशू कर सकते। सरसरी इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ रिट। जो सरसरी है एक ये तीसरी टाइप की रिट है सरसरी।
सो सरसरी इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिट विच कंपेयर विद अदर रिट, जिसकी हम लोग कंपेयर करते हैं दूसरी रिट के साथ में. दिस रिट इज करेक्टिव इन नेचर, which means the purpose of this writ is to correct an error which is apparent on the record. सो जो सरसरी है इसमें क्या होती है, करेक्टिव नेचर की होती है. कुछ गलतियां हो गई हैं, सो उन गलतियों को सही करने के लिए, उन एरर को सही करने के लिए हम ये रिट इशू करते हैं. सरसरी इज द रिट विच इज इशू बाय द सुपीरियर कोर्ट टू एन इन्फीरियर कोर्ट. जो सरसरी है एक रिट है जो सुपीरियर कोर्ट से इन्फीरियर कोर्ट को इशू की जाती है. दिस कैन बी इशू व्हेन द सुपीरियर कोर्ट वांट टू डिसाइड ए मैटर इन द केस इटसेल्फ और देयर इज एन एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन बाय द इन्फीरियर कोर्ट. लाइक इन केस में क्या होगा कि दिस केस इशू व्हेन सुपीरियर कोर्ट वांट टू डिसाइड मैटर. ये ऐसा होगा कि सुपीरियर कोर्ट मैटर को खुद डिसाइड करना चाहता है और या फिर जुरिडिक्शन को एक्सेस करना चाहता है. This writ can also be issued when there is a fundamental error in the procedure followed by the inferior court or if there is a violation of the principle of natural justice. So ये writ इन स्किनेरियो में भी इशू की जा सकती है जहाँ पे फंडामेंटल राइट का जो प्रोसीजर है, जो फंडामेंटल एरर है प्रोसीजर को फॉलो करने में, वो हुई है इन्फीरियर कोर्ट के द्वारा, या फिर यहाँ पे वॉयलेशन हुआ है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का. जो प्रिंसिपल है उसका अगर वॉयलेशन हुआ है सो वहाँ पे सरसरी रिट इशू की जा सकती है. इफ़ देयर इज अ सुपीरियर कोर्ट फाइंड out that there has been violation of the natural justice or fundamental error on the procedure adopt, it can quash the order of that inferior court. So अगर सुप्रीम कोर्ट जो है सुपीरियर कोर्ट है वो पाता है कि यहाँ पे आपके नेचुरल जस्टिस की जो प्रिंसिपल है उनका वायलेशन हुआ है या फिर जो फंडामेंटल प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है उसमें कुछ एरर है, सो उस ऑर्डर को जो इंफीरियर कोर्ट ने दिया है उसको क्वेश किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है. इलस्ट्रेशन, इसमें एक इलस्ट्रेशन दी गई है, ये उदाहरण है यहाँ पे. देयर इज अ केस इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस है एंड द कोर्ट हैज़ नो जुरिडिक्शन टू डिसाइड सच केस. बट कोर्ट के पास में जुरिडिक्शन नहीं है उस केस को डिसाइड करने की. स्टिल द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्राई द केस एंड गिव हिज डिसीजन एंड इन application is made by a aggrieved party of such decision, the High Court, hereby the power of issuing writ, the High Court will issue a writ to the certiorari on the order to the district court. As a result, the order of district court will be quashed. So यहाँ पे क्या हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक केस ट्राई किया और उसको चलाया, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में उस केस को ट्राई करने की जुरिडिक्शन नहीं थी. सो जो अग्री पार्टी थी उसने उसके खिलाफ, डिसीजन के खिलाफ हाई कोर्ट में गया और उनसे बोला कि आप सर एक रिट इशू कीजिए. तो इस सिनेरियो में जो है सुपीरियर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट रिट ऑफ सरसरी इशू करेंगे और जो डिसीजन दिया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वो क्वैश हो जाएगा क्योंकि उनके पास में जुरिडिक्शन नहीं थी, फिर भी उन्होंने मैटर ट्राई किया. राइट. सो ग्राउंड ऑफ द सरसरी, जो इसके ग्राउंड होते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ द जुरिडिक्शन, लाइक ग्राउंड है जो जुरिडिक्शन का हो सकता है. इट कैन बी इशू बाय द सुपीरियर कोर्ट वेदर द इंफीरियर ओवर स्टेप इट्स जुरिडिक्शन एंड अब्यूज द जुरिडिक्शन प्रोवाइडेड टू इट और व्हेन देयर इज द एब्सेंस ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द इंफीरियर कोर्ट द रिट टू बी इशू टू द क्वेश ऑर्डर टू मेड बाय द इंफीरियर कोर्ट. सो ऐसे केस में जहाँ पे जो ग्राउंड है जुरिडिक्शन का, वहाँ पे सुपीरियर कोर्ट इसको नल एंड वॉइड कर सकता है जो इंफीरियर कोर्ट के ऑर्डर हैं, क्योंकि उन्होंने डिसीजन दे दिया बट वो उनकी जुरिडिक्शन में नहीं था या जुरिडिक्शन उनकी जुरिडिक्शन में नहीं था, एब्सेंस थी जुरिडिक्शन उस पार्ट पे. और सो इस सिनेरियो में आपका सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट के ऑर्डर को क्वेश कर सकता है सरसरी रिट इशू करके. द वॉयलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अनदर ग्राउंड ऑन विच द रिट सरसरी कैन बी इशू बाय द कोर्ट. और दूसरा जो है, अगर प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस है जो उनका अगर वॉयलेशन होता है तो इस सिनेरियो में भी द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फ्रॉम द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस प्रिंसिपल हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन सच एज द प्रिंसिपल ऑफ ओडी अल्टरम, which means hearing of both the side is an essential part of the Indian Constitution. That mean ये क्या है कि जो हम बोले ना नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस, लाइक दोनों पार्टी को सुना जाना जरूरी है. अगर जो मैटर है कोर्ट ने डिसाइड किया है वो मेरिट के बेसिस पे नहीं डिसाइड किया है तो इस सिनेरियो में एग्रीव पार्टी हाई कोर्ट जा कर के एप्लीकेशन डाल सकती है कि मुझे सुना नहीं गया है और
जो प्रिंसिपल है आपका नेचुरल जस्टिस का वो फॉलो नहीं हुआ है, सो इन दैट सिनेरियो ये आपकी सरसरी रिट इशू करके कोर्ट जो है इन्फीरियर कोर्ट की डिसीजन को क्वेश्चन कर सकता है. When there is an error apparent on the record, it becomes a valid ground for the issuing the writ certiorari. This writ can be issued when the error is based on a clear disregard to the provision of law and not merely because of the judgment was wrong. So अगर कोई ऐसी एरर है जो रिकॉर्ड में थी और उस रिकॉर्ड की एरर के ग्राउंड पे, जो कि एक वैलिड ग्राउंड है, सर्जरी रिट इशू की जा सकती है. और क्योंकि जो एरर है वो क्लियरली जो बेस थी वो डिसरिगार्ड थी कि लॉ का जो वहाँ पे प्रोविज़न है उसको डिसरिगार्ड किया गया है, उसको फॉलो नहीं किया गया है. एंड डिसीजन गलत नहीं था, जजमेंट वाज नॉट द रॉन्ग, बट मेयरली बिकॉज दे आर नॉट फॉलो द लॉ प्रोविज़न ऑन दिस एक्सेप्ट. सो यहाँ पे भी सरसरी इशू करके कोर्ट जो है इन्फीरियर कोर्ट के डिसीजन को क्वेश्चन कर सकते हैं. इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर द सरसरी. सो द बॉडी ऑफ पर्सन हैज़ लीगल ऑथोरिटी. सो जब बॉडी होगी या फिर पर्सन है वो लीगल अथॉरिटी है. सच अथॉरिटी इज रिलेटेड टू डिटरमाइन दोज क्वेश्चन विच अफेक्ट द राइट ऑफ द पीपल. और जो वो ऐसी अथॉरिटी हैं जो रिलेट कर पाती हैं, जिनसे हम पता करते हैं कि जो क्वेश्चन है वो अफेक्ट करता है लोगों के राइट्स को, जो उनके फंडामेंटल राइट हैं या जो भी राइट्स हैं. सच ए बॉडी और पर्सन हैज़ द ड्यूटी टू एक्ट जुडिशली इन डूइंग इट्स फंक्शन. और जो ऐसी बॉडी है और जो पर्सन है उनकी ड्यूटी है जुडिशली ऐसा ऐसी फंक्शनिंग करने के लिए. सच ए पर्सन और बॉडी हैज़ एक्ट इन एक्सेस ऑफ देयर जुडिक्शन और लीगल अथॉरिटी. और ऐसे पर्सन अपनी जुडिक्शन के एक्सेस में और लीगल अथॉरिटी के एक्सेस में मतलब ऐसा एक्ट करते हैं. When all these conditions are fulfilled, only then the writ of certiorari can be issued against the body or person who has affected the access of the jurisdiction. Like वही jurisdiction नहीं है और उन्होंने फिर भी फैसला दे दिया, तो इस तरह का अगर एक्ट होता है या प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस फॉलो नहीं किया गया, सो इस तरह के अगर सिनेरियो होता है तो ये कंडीशन वहाँ पे फुलफिल नहीं होती, तो फिर हम लोग इस रिट को इशू करते हैं. अगेंस्ट whom this writ is right lying. सो जो अगेंस्ट किस की अगेंस्ट में ये रिट इशू की जा सकती है. द रिट ऑफ सरसरी लाइज अगेंस्ट दोज बॉडीज विच आर जुडिशली और क्वेसी जुडिशली इन नेचर. जो बॉडी जुडिशियल होती है या क्वेसी जुडिशियल नेचर की होती है, उन्हीं के अगेंस्ट में हम लोग ये रिट इशू कर सकते हैं. जस्ट व्हेन एनीबॉडी or a person is performing a judicial act, their act can be subject to the writ of certiorari. अगर जैसे सपोज कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है, मजिस्ट्रेट कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है, तो उन लोगों के खिलाफ उसके सिनेरियो में इन्फीरियर कोर्ट के अगेंस्ट में हम लोग सरसरी इशू करते हैं. इट ऑल्सो मीन दैट द स्कोप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ this writ is limited to only judicial bodies or bodies which perform judicial function, and it will not extend to the central, state or local government because their function and administrative nature are not judicial nature and not judicial. So इसका मतलब क्या है कि जो एप्लीकेशन है ये जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट ही इशू होगी, ना कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है या जो गवर्नमेंट बॉडी है उनके अगेंस्ट इशू होगी. सो ये हमेशा जुडिशियल बॉडीज़ के अगेंस्ट ही यूज होगी. क्यू वारंटो. The writ of quo warranto is issued by the court against a private person when he assumes an office on which he has no right. अगर कोई पर्सन जिसका राइट नहीं है वो अगर कोई रिट इशू करता है तो उस सिनेरियो में क्यू वारंटो इशू की जाती है. Quo warranto is literally mean by what authority, and it is an effective measure to prevent people from taking over public office. Like suppose कोई public office नहीं है उसके और वो शो करता है कि वो public office होल्ड कर रखा है उसने. सो इन दैट सिनेरियो ये जो इशू है, जो रिट है, ये पब्लिक पर्सन के अगेंस्ट, लाइक जो प्राइवेट पर्सन है उसके अगेंस्ट ये रिट इशू की जाती है. ओके, इलस्ट्रेशन यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है. A person is a private citizen and has no qualification for the post of the sub-inspector. Assume such office. Here is a writ of quo warranto can be issued against A to call into question his authority on which he has taken to the control of the office of sub-inspector. So एक प्राइवेट पर्सन है जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, ऐसा ऑफिस होल्ड करने के लिए, और वो पर्सन ऐसा अज्यूम करता है पब्लिक में कि वो सब इंस्पेक्टर है और वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है. तो इस दैट सिनेरियो हम लोग फिर आपकी
को वारंटो ये इशू कर सकते हैं. द पावर ऑफ इशू दिस रिट इज द डिस्क्रिशनरी ऑन द कोर्ट एंड देयरफॉर नोबडी कैन डिमांड दैट द कोर्ट इज बाउंड टू इशू दिस रिट. सो जो ये इशू करने की पावर है ये कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करती हैं. इसको कोई डिमांड नहीं कर सकता और कोर्ट को बाउंड नहीं कर सकता कि आप ये रिट इशू करें क्यू वारंटो. कंडीशन फॉर इशू in quo warranto. The office has been wrongfully assumed by the private person in a public office. The office was created by the constitution or by any other statute. जो ऑफिस है वो क्रिएट किया जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या फिर कोई अदर स्टेचू के द्वारा. द नेचर ऑफ द ड्यूटीज विच अराइज फ्रॉम द ऑफिस इज पब्लिक. और जो उस ऑफिस की जो नेचर है, जो ड्यूटीज़ हैं वो पब्लिक नेचर की हों, जो उस ऑफिस से अराइज हो रही हों. द टर्म ऑफ द ऑफिस मस्ट बी परमानेंट नेचर एंड इट शुड नॉट बी टर्मिनेटेबल एट द पर्सन और अथॉरिटीज प्लेजर. सो जो ऑफिस का जो नेचर है वो परमानेंट नेचर का होना चाहिए. ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट शुड नॉट बी टर्मिनेटेड एनी पर्सन, की उसे कोई भी पर्सन टर्मिनेट कर दे या अथॉरिटीज अपने प्लेजर के लिए यूज़ करें. द पर्सन अगेंस्ट होम द रिट इज सॉट टू बी इशू इन द एक्चुअल पोजीशन ऑफ हिज ऑफिस एंड इट्स यूजिंग सच ऑफिस. और जो रिट जिसके अगेंस्ट इशू की जाएगी वो एक्चुअल में उसके पोजीशन में वो ऑफिस हो और उस ऑफिस का वो यूज़ कर रहा हो. द रिट कैन ऑल्सो बी इशू टू दोज केसेस वेयर ए पर्सन वॉज एंटाइटल्ड टू होल्ड द ऑफिस अर्लियर बट आफ्टर गेटिंग डिसक्वालिफिकेशन ही इज स्टिल इन पोजीशन ऑफ द ऑफिस. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे पर्सन पहले उसने ऑफिस होल्ड किया हुआ था बट बिकॉज ऑफ सम डिसक्वालिफिकेशन वो उस होल्ड करने के लायक नहीं था, बट वो फिर भी स्टिल ही इज यूजिंग लाइक पोजीशन ऑफ दैट ऑफिस, वो फिर भी उस ऑफिस को पोजीशन लेके बैठा हुआ है. सो इन दैट सिनेरियो क्यू वारंटो हम लोग इशू कर सकते हैं. Thus, the case where the office is of private nature, this writ cannot be issued by the court. This view was held by the court in the case of Niranjan Kumar Gonka versus University of Bihar, Muzaffarpur, in which the court observed that the quo warranto cannot issue against a person who is not holding a public office. So इस केस में क्या बोला गया है कि जो क्यू वारंटो रिट है वो उसके खिलाफ ही इशू की जा सकती है जो कि प्राइवेट पर्सन हो और पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा हो. उसके खिलाफ इशू नहीं की जा सकती कि प्राइवेट पर्सन है और वो कोई ऑफिस होल्ड करके नहीं बैठा हुआ है तो उसके खिलाफ रिट इशू नहीं की जा सकती. एंड प्रोबिशन, एंड द प्रोबिशन इज द लास्ट रिट. There's the last writ which can issue under the constitution in which of the prohibition. This writ is issued often and it is an extraordinary remedy which is a superior court issue to an inferior court or tribunal for stopping them from deciding a case because their court do not have the jurisdiction. So जो प्रोविजन है उसमें क्या है, सुपीरियर कोर्ट इन्फीरियर कोर्ट को अपना जो मैटर वो डिसाइड कर रहे हैं उसको डिसाइड करने से रोकेंगे बिकॉज उस कोर्ट के पास में उस मैटर को डिसाइड करने की jurisdiction नहीं है. इन द कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल does not have the jurisdiction and it still decide the case, it will be a invalid judgment because the an act to be legal it should have the sanction of law. लाइक जो केस है इसमें अगर कोई केस डिसाइड करती है ट्रिब्यूनल जिनके पास में जुरिडिक्शन नहीं है और वो फिर भी डिसाइड करती हैं तो जो उनका एक्ट होगा वो इनलीगल हो जाएगा और क्योंकि इट शुड हैव टू सेंशन ऑफ लॉ. फॉर एग्जांपल इफ ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज हियरिंग अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, अगर ऐसा सपोज एग्जांपल कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक अपील सुनता है हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट, सच एज एक्ट इज बाउंड टू प्रोहिबिटेड बिकॉज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डज नॉट हैव द पावर टू हियर सच एन अपील. सो ए रिट ऑफ प्रोहिबिशन विल बी इशू अगेंस्ट सच एन एक्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. सपोज हाई कोर्ट के मैटर ने कोई डिसाइड किया है तो उसकी जो अपील है वो हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं सुन सकता. अगर वो ऐसा करता है तो इस सिनेरियो में जो है प्रोहिबिशन रिट इशू हो जाएगी बिकॉज उनके पास में वो पावर नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट की अपील को सुन सके. रूल ऑफ रिट ऑफ प्रोहिबिशन, अब जो रूल क्या होते हैं प्रोहिबिशन के रिट के, द इंफीरियर कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल हैज़ ओवर स्टेप इनटू द जुरिडिक्शन. जो इंफीरियर कोर्ट है और ट्रिब्यूनल है वो ओवर स्टेप हुआ और उन्होंने जुरिडिक्शन लाइक उनकी थी नहीं लेकिन उन्होंने फिर भी उस मैटर को डिसाइड करना चाहा. द कोर्ट और ट्रिब्यूनल इज एक्टिंग अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ. जो कोर्ट और ट्रिब्यूनल है वो एक्ट कर रहे हैं जो प्रोविजन ऑफ लॉ है उसके अगेंस्ट. इन केस वेयर द कोर्ट इज
partly acting within a jurisdiction and partly outside it, the writ will be issued against the act which is partially outside its jurisdiction. Like कोई ऐसा मैटर है कि उसकी जो आधी jurisdiction में वो आता था और आधा कोई नहीं आता था, तो इस सिनेरियो में जो आधा नहीं आता था, जो आउटसाइड द जुरिडिक्शन था, उस अगेंस्ट हम लोग फिर आपकी रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू कर सकते हैं. द फैक्ट that the applicant have a right to appeal against the order of the inferior court will not be bar to issue this writ. और ये फैक्ट है कि जो एप्लीकेंट है उसका राइट करने का, जो अपील का है अधिकार है, उस इन्फीरियर कोर्ट के खिलाफ वो इस रिट के द्वारा बार नहीं किया जाएगा. This writ can be issued only when the proceedings are pending in the inferior court and not when an order have already been passed by the court. ये writ तभी इशू होगी कि जो आपका मैटर है वो इन्फीरियर कोर्ट में पेंडिंग है, बट इन्फीरियर कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास कर दिया गया है. Thus writ is the primitive remedy which is exercised by the superior court to prevent the inferior court from acting outside its jurisdiction. So जो ये prohibition writ है, ये एक रेमेडी, अल्टरनेटिव रेमेडी है जो कि इन्फीरियर कोर्ट को रोकती है वो अपनी जुरिडिक्शन के बाहर के मैटर को डिसाइड ना करे. द रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशू ओनली अगेंस्ट ए जुडिशियल और क्वेसी जुडिशियल बॉडी एंड इट कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. सो जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो ओनली आपकी जुडिशियल और क्वेसी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट ही इशू की जा सकती है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती. अब मैं आपको बताता हूँ कि मेजर डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226. जो आर्टिकल 226 है वो आपका हाई कोर्ट डिसाइड करता है, जो रेट डिसाइड करता है, एंड आर्टिकल 32 आपका सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है. सो राइट, अब हमने बेसिस द डिफरेंट जो बेसिस पे हम देख रहे हैं, राइट, आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट एंड आर्टिकल 226 is constitutional right. And suspension, article 32 can be suspended if the emergency has been declared by the president. जो आर्टिकल 32 है, अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है तो उसमें फिर आपका आर्टिकल 32 का जो फंडामेंटल राइट है ये आपका सस्पेंड हो जाएगा. बट आर्टिकल 226 कैन नॉट बी सस्पेंड इवन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी. बट जो आपका आर्टिकल 226 है वो इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होगा. स्कोप की हम बात करें तो आर्टिकल 32 हैज़ नैरो स्कोप एज इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ वॉयलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट. सो स्कोप जो है आर्टिकल 32 का वो नैरो है कंपेयर टू आर्टिकल 226 इज अ ब्रॉडर स्कोप एज इट इज़ एप्लीकेबल नॉट ओनली टू द केस ऑफ वॉयलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो ए लीगल राइट. अगर आपको कोई भी लीगल राइट वॉलेट होता है तो उस केस में भी आप आर्टिकल 226 का यूज़ कर सकते हैं, बट आर्टिकल 32 इज ओनली अवेलेबल फॉर द वॉयलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट. अब जुरिडिक्शन की हम बात करते हैं. So Article 32 empowered the Supreme Court to issue writ all over India. Therefore, the Supreme Court have the broader territory jurisdiction. So अगर Article 32 की बात करें तो उसका जो स्कोप है jurisdiction का वो ज़्यादा है compared to 226. Article 226 empowered the High Court to issue a writ in its own local jurisdiction only. Therefore the High Court have the narrow territory jurisdiction as compared to the Supreme Court. So यहाँ पर jurisdiction की बात करेंगे तो आर्टिकल 226 में jurisdiction का जो स्कोप है वो नैरो है कंपेयर टू आर्टिकल 32, क्योंकि 32 में हम पूरा इंडिया कवर करेंगे और आर्टिकल 226 में एक पर्टिकुलर स्टेट के लोकल में जो आएंगे वो सब कवर हो जाएंगे. Discretion. Since Article 32 is a fundamental right, the same cannot be refused by the Supreme Court because Article 32 आपको गारंटी देता है fundamental right की. And Article 226 confer discretionary power to the High Court, which means it is the discretion of the High Court to issue the writ or not. So जो Supreme Court का discretion है ये like जो Article 226 है ये discretion power High Court के पास में है और High Court के पास में है कि वो उस मैटर को अपने उनके discretion पे decide करेगा रेट इशू करेगा या नहीं. और सेम इशू आई मीन Supreme Court के ऊपर भी है, वो फंडामेंटल राइट का अगर है तो वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है. सॉरी, वो फंडामेंटल राइट के केस में रिफ्यूज़ नहीं कर सकता. आर्टिकल 32 इज फंडामेंटल राइट, द सेम कैन नॉट बी रिफ्यूज बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो फंडामेंटल राइट को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट. अगर उनका वॉयलेशन होता है आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं. बट आर्टिकल 226 में डिस्क्रेशनरी पावर है हाई कोर्ट की, अगर वो चाहे तो वो डिस्क्रेशन है तो वो रिट को इशू करें या ना करें. द रिट जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज ग्रेटर देन द सुप्रीम कोर्ट
justify. So Article 226 which the High Court with the power of issue writ with the case of both legal and fundamental right. वो मैं आपको बोल रहा था कि जो आर्टिकल 226 है उसकी जो पावर है वो ज़्यादा है क्योंकि वो लीगल मैटर में और फंडामेंटल राइट दोनों में ही रिट इशू कर सकता है. हाउएवर डिस्पाइट बीइंग द अपेक्स कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट ओनली इशू द केसेस रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट. हैंस द रेट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज ग्रेटर देन द सुप्रीम कोर्ट. सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो रिट इशू करने की पावर है फंडामेंटल राइट में ही वो इशू कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट की पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है क्योंकि वो लीगल मैटर भी डिसाइड कर सकता है अंडर आर्टिकल 226. कंक्लूजन हम लोग अब बात करते हैं, नहीं फाइनली हम लोग कंक्लूजन पे पहुंच गए. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव प्रोवाइड द पावर टू इशू द रिट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226. दिस रिट्स are a command which is given by the court for the perform of an act to the public authority which is has the duty to perform it. So कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें एक रिट की में उनके पास में एक पावर है कि अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तो वो अपने उसको परफॉर्म कराने के लिए कमांड दे सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी को और उसको वो परफॉर्म करनी पड़ेगी. दे आर 5 टाइप ऑफ रिट्स लाइक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे 5 टाइप की रिट्स हम लोगों ने डिस्कस की. हैबस कॉर्पस, mandamus, certiorari, quo warranto and probation, and these are the effective method to enforcing the right of the people and compelled to the authority to fulfill the duties which are bound to perform under the law. Of these rights and the scope of mandamus is the widest. जो mandamus का scope है उसका widest scope है, while other writs are issued in certain circumstances only. और जो other writs हैं वो एक certain circumstances में ही issue की जा सकती है, such as when a person is illegally detained habeas corpus or when there is a overstepping of jurisdiction by the court certiorari. Mandamus can be issued those cases where there is a performing of duties of the authorities. और mandamus issue की जाती है वहाँ पे जो है पर्सन वेयर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता. Okay, so all these writs have played a key role in enforcing the right of the people and have improved to the scope of the power of judicial review of the court. Thank you, thanks for watching the video, and like, comment and subscribe the channel and follow on